नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छा सा एजुकेशनल वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम चल रही है और मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग टॉपिक्स पे आपको जो है एक एग्ज़ाम टाइम पे जो है जल्दी वाली जो प्रिपरेशन होती है कि लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन होती है वो इस समय आपको करवा रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छा नॉलेज उससे प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छे पेपर आपके जा रहे हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ आपके फीडबैक, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आपको वोकेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। तो आज की जो क्लास में लेके आया हूँ वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर पे थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है और ऐसे स्टूडेंट जिनने वोकेशनल सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया है, उनके लिए आज ये क्लास में लेकर के आया हूँ। और इतना मतलब मैं क्लास में आपको मैटर देने वाला हूँ कि आप जो है बहुत अच्छे से आपकी एग्जाम जो है उसको दे पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है आपको थर्ड ईयर का वोकेशनल में, उसमें जो है टोटल आपको 3 यूनिट्स जो है पढ़नी है। 3 यूनिट्स आपकी पढ़नी है आपको। और 3 यूनिट जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है। पहली यूनिट जो है वो आपकी डिपेंड है एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास। और दूसरी जो यूनिट है आपकी वो है स्किल्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विकास के कौशल। उसके बाद में तीसरी जो यूनिट है वो आपकी है पर्सनैलिटी असेसमेंट के ऊपर, मतलब कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के बारे में। तो ये यूनिट के इन तीनों यूनिट्स में जो जो टॉपिक्स हैं उनको हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। और ये जो क्लास रहेगी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ तो आपको उसको कंटिन्यूसली, जैसे कि हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे एक वार्तालाप करते हैं, उस हिसाब से आपको सुनना है। तो अगर आपने इसको 2-4 बार ही इस वीडियो को अगर सुन लिया तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। फिर आपको अलग से कहीं पे से जो है नोट्स तलाशने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप इतना कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि आप आंसर जो है अपने इस लेक्चर के दम पे आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट हमारे काय के ऊपर थी, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब कि अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व विकास के ऊपर थी। और इसका जो पहला जो टॉपिक है वो है अभिवृत्ति का अर्थ। तो अभिवृत्ति क्या होती है, इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं एटीट्यूड। कि किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का हर चीज का एटीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो किसी से बात करने में उसका एटीट्यूड अलग रहता है, वो किसी चीज के बारे में सोचता है उसका एटीट्यूड अलग होता है, किसी सामान को खरीदने जाता है बाजार में तो उसका एटीट्यूड जो है हर सामान को लेकर के अलग अलग होता है। तो ये हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं उनका जो सोचने, उनकी समझने की क्षमता, ये सब अलग अलग होती है। तो यही उनका एटीट्यूड होता है, यही उनकी अभिवृत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं कि भाई हमारा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है कि पॉजिटिव भी एटीट्यूड हो सकता है किसी को लेकर के हम नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम किसी सामान को लेकर, किसी वस्तु की अगर बात करें कि हमको कोई सी वस्तु जो है पसंद नहीं है, ओके, या बहुत पसंद है, तो वो भी हमारा नेचर या एटीट्यूड है। या फिर हमारा विचार, हम किसी चीज को विचार करते हैं,
तो हमारा विचार जो है किसी भी चीज को लेकर के कैसा है, और सब ये जो एटीट्यूड रहता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है अलग अलग चीजों को लेकर के, क्योंकि सभी लोगों के सोचने समझने की क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है, इसी को हम उसका एटीट्यूड कहते हैं। उसके बाद में एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि एक तो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब कि सकारात्मक अभिवृत्ति और एक होती है नकारात्मक अभिवृत्ति। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि अगर बात करें कि किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान, किसी विचार के प्रति सहमति या किसी वस्तु के प्रति पसंद, मतलब कि पॉजिटिव मतलब कि जब अपन किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचते हैं या किसी व्यक्ति को अच्छा समझते हैं या फिर अपन किसी सामान को लेने गए तो हमको कोई एक पर्टिकुलर सामान ही पसंद आता है। जैसे आप दुकान में गए तो क्या होता है कि लोग जो सामान अगर खरीदने गए तो वहां पे उनकी एक चॉइस रहती है कि मुझे यही वाली चीज हमें पसंद है तो हम यही वाली लेंगे, किसी दूसरे को दूसरी चीज की चॉइस है, उसको दूसरी चीज पसंद है। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव अभिवृत्ति की अगर बात करें, सकारात्मक अभिवृत्ति की बात करें, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें, तो जिन चीजों को लेकर के व्यक्ति पॉजिटिव है वो होती है उसकी पॉजिटिव अभिवृत्ति या सकारात्मक अभिवृत्ति। दूसरी चीज होती है नकारात्मक अभिवृत्ति, मतलब कि नेगेटिव एटीट्यूड। तो अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को लेकर के घृणा करता है, किसी विचार के प्रति असहमति प्रदान करता है या किसी वस्तु से वो नफरत करता है, तो ये हो जाएगा उसका नेगेटिव एटीट्यूड। अब इसके अलग अलग घटक होते हैं, इसके जो आपका एटीट्यूड होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला होता है संज्ञानात्मक घटक। अब संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? ये किसी चीज के बारे में हमारे ज्ञान और विचारों से संबंधित है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी विचार के बारे में जानते हैं और उससे सहमत हैं तो ये हमारा संज्ञानात्मक अभिवृत्ति का हिस्सा होता है। तो संज्ञानात्मक नाम से मालूम पड़ा, संज्ञानात्मक मतलब कि ऐसी चीज जो कि हम जानते हैं। अगर हम किसी चीज को जानते हैं, देखो 3 घटक बता रहा हूं मैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कितने घटक होते हैं तो आपको बताना 3 घटक होते हैं एटीट्यूड के। पहला संज्ञानात्मक मतलब कि जो चीज हम रिमेम्बर करते हैं, जिस चीज को मतलब हम जो हमारे दिमाग में है, जिसके बारे में हम संज्ञान में है कि हाँ हम जानते हैं किसी चीज को और उसको लेकर के हम पॉजिटिव रखते हैं। मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और उसका नेचर अच्छा है, अपने को पता है, अपन किसी को जब बताएंगे कि हाँ उस व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है, जब या तो अगर अपन अपने को कोई बताएगा या अपन किसी को बताएंगे कि हाँ उस व्यक्ति के बारे में, तो अपन उस बात से मतलब उस बात को जो है हम मानेंगे कि हाँ भाई संज्ञान में है हमारे कि वो व्यक्ति अच्छा है। या कोई सामान को लेकर के बात करें कि अपन बाजार में कोई सामान लेने गए और किसी ने हमको कहा कि सर ये सामान जो है ये बहुत अच्छा है, तो अगर हम उसके बारे में जानते तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई में ये सामान अच्छा है। तो ये होता है संज्ञानात्मक, मतलब कि उसको चीज का संज्ञान है। अगली चीज आती है भावनात्मक घटक। यह किसी चीज के बारे में हमारे महसूस किए भावों से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी विचार के बारे में खुश होते हैं तो वह हमारे भावनात्मक अभिवृत्ति का हिस्सा होते हैं। तो भावनात्मक कैसे होते हैं? इमोशंस, मतलब कि हम जो है अपने जो इमोशंस, हम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हमारे जो भाव जो रहते हैं उस किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा किसी चीज से हम बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, हमारे मन से हम किसी चीज से जुड़े रहते हैं, तो वो हमारा भावनात्मक एटीट्यूड होता है। उसके बाद में जो अगला घटक होता है अभिवृत्ति की, वो होता है व्यवहारिक घटक। व्यवहारिक घटक मतलब क्या होता है कि यह किसी चीज के बारे में हमारे व्यवहार से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी विचार के बारे में तर्क करते हैं या उसके समर्थन में कार्य करते हैं तो ये हमारा व्यवहारिक अभिवृत्ति का हिस्सा होता है। व्यवहारिक अभिवृत्ति क्या होती है? व्यवहारिक मतलब कि आपका जो नेचर है, मतलब कि आप क्या है कि आपका नेचर किसी भी चीज को लेकर के एक रहता है कि भाई हम मान लीजिए कि हमने सोचा कि हम इस लाइन पे चलने वाले हैं और हम उस लाइन पे अगर किसी लाइन पे पर्टिकुलर हम चल रहे हैं तो वो हमारा जो है व्यवहारिक घटक है कि हमारा व्यवहार ये है कि हम किसी चीज के बारे में हमारे व्यवहार से संबंधित है। मतलब कि यदि हम किसी विचार के बारे में तर्क करते हो और उसका समर्थन करते हो, मतलब कि हम किसी के विचारों पर समर्थन कर रहे हैं,
कि हाँ भाई ये विचार जो तुम ये सोच रहे हो ये बिल्कुल सही है। तो वो हमारे व्यवहार को भी दर्शाता है कि भाई हमारा नेचर कैसा है किसी चीज को लेकर के। ठीक है, तो ये हो गया इसका तीसरा प्रकार। अब अभिवृत्ति का महत्व क्या होता है, एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो अभिवृत्ति हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमारे व्यवहार, निर्णयों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो मतलब आपका जो एटीट्यूड होता है वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये आपके व्यवहार, निर्णयों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। मतलब कि आप अगर किसी व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप किसी निर्णयों के बारे में, मान लीजिए कि आप अगर पॉजिटिव चीज के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाला समझेगा कि हाँ अगर कोई सी चीज सही है और उसको लेकर के आप कह रहे हैं कि हाँ भाई ये मतलब सही बात को सही बोल रहा है व्यक्ति और गलत बात को गलत बोल रहा है, तो ये क्या होता है कि ये आपके निर्णयों को भी बताता है कि भाई आपका जो निर्णय है वो सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है। और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। मतलब कि आप सामाजिक तौर पे आपका नेचर या आपका एटीट्यूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है समाज में आपसे लोग जुड़ते हैं। अगर आप अच्छा एटीट्यूड रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका एटीट्यूड गलत है, खराब है, तो आपसे लोग दूर भागने लगेंगे। अभिवृत्ति को समझना और उसे बदलने का तरीका जानना बहुत उपयोगी हो सकता है, खासकर जब हम सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हों। तो हमको एटीट्यूड के बारे में जानना बहुत जरूरी है या अभिवृत्ति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो यही चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अभिवृत्ति की भूमिका, रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो अब अभिवृत्ति की भूमिका क्या होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, व्यक्तित्व विकास क्या होता है, और आप व्यक्तित्व विकास पढ़ रहे हैं तो इसकी उपयोगिता क्या है ये भी आपको होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व का विकास, आपकी पर्सनैलिटी का विकास करने के लिए आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो अगला टॉपिक था, पहला टॉपिक तो आपका हो गया अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अब आपको पढ़ना रहेगा अभिवृत्ति की भूमिका क्या रहती है। तो अभिवृत्ति की जो भूमिका है वो ये रहती है कि ये किसी व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाती है। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं को प्रभावित करती है। अभिवृत्ति के आधार पर ही व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान बनाता है और सामाजिक भूमिका निभाता है। तो क्या हुआ कि अभिवृत्ति की भूमिका क्या रहती है, अभिवृत्ति की भूमिका ये रहती है कि वही जो है आपको सामाजिक तौर पे लोगों से जोड़ती है, वही आपके व्यवहार को बताती है कि आपका व्यवहार क्या है, वही आपकी सोच को दर्शाती है कि आपकी सोच क्या है, और वही आपकी भावनाओं को दर्शाती है कि आपकी जो भावनाएं हैं किसी भी चीज को लेकर के वो क्या है। इसलिए आपके एटीट्यूड हमेशा जो है वो सब चीजों का, वो मतलब आपकी हर चीज बताता है आपको। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप समाज से कैसे जुड़ पाते हैं, आप किस चीज को गलत समझते हैं। तो लोग जैसे क्या होता है कई बार सामने तो लोग बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, पर जब आप वहां से चले जाएंगे तो फिर वहां जब लोग बात करेंगे तो वो आपके बारे में बात करेंगे मान लीजिए, तो वो कैसी बात करेंगे, वो आपके एटीट्यूड की बात करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत बोलता है, ये व्यक्ति गलत विचारों का समर्थन नहीं करता है, और ये व्यक्ति का एक नेचर है कि हाँ ये डिसेंट पर्सन है, ये कहेंगे कि अरे ये तो बेकार व्यक्ति है, इससे अपने को दूर रहना है। तो इस तरीके से जो है आपका एटीट्यूड की बात होती है। तो अभिवृत्ति की जो भूमिका है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये होती है कि वही आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। मतलब कि आप जो अभिवृत्ति रहती है वही आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या पर्सनैलिटी बुरी है। अब एटीट्यूड को बदलने, मान लीजिए कि अगर अपन एटीट्यूड की बात करें तो अगर हम एटीट्यूड को बदलने के उपाय की बात करते हैं तो वो क्या होता है,
जैसे कि हम सबसे पहले तो अपने एटीट्यूड के बारे में जानकारी लोगों से करें कि भाई मेरा एटीट्यूड तुमको जो है कैसा लगता है। तो उसके बारे में हम बात करें कि जब हमें पता पड़ेगा कि हम किस चीज कहाँ कौन से पॉइंट पे जो है गलत जा रहे हैं, कौन से पॉइंट पे सही जा रहे हैं, इसके बारे में हमें हमारे एटीट्यूड को जो है लोगों से भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि लोग जो है लोगों के नजरिए को भी हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम जो है सही लग रहे हैं कि गलत लग रहे हैं। अभिवृत्ति को बदलने के लिए स्थितिगत बदलाव लाना चाहिए। अभिवृत्ति को बदलने के लिए धारणा या अनुनयन का इस्तेमाल करना चाहिए। अभिवृत्ति को बदलने के लिए पुरस्कार और सराहना देनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका धनात्मक और निषेधात्मक अभिवृत्ति, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जीवन के प्रति आशावादी होना, सकारात्मक विचार रखना, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है निराशावादी और नकारात्मक विचार रखना। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो देखिए आप इसको अगर रटने के हिसाब से करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, और अगर आप इसको एक वार्तालाप के तौर पे एक कम्युनिकेशन के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। और ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है। आपका अगला, जैसे मैंने टॉपिक बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, मतलब कि धनात्मक और निषेधात्मक अभिवृत्ति क्या होती है। तो व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के जो भूमिका, ये दोनों जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक, दैट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन के प्रति जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, अच्छी थिंकिंग रखता है, और जो नेगेटिव व्यक्ति रहता है वो निराशावादी रहता है या नकारात्मक मतलब अपनी नेगेटिव थिंकिंग रखता है कुछ चीजों को लेकर के। जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह जीवन के प्रति आशावादी नजरिया रहता है। ये मुश्किलों को अवसरों के रूप में देखता है। तो मतलब कि क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। मैं भी शायद स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, रोज हमको नए नए स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, पर हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं तो वो जो है एक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखा तो आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, आपको सक्सेस के लिए, हम सब जानते हैं कि सक्सेस इतना आसानी से नहीं मिलता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, और ये दूसरों से प्रेरणा लेने में मदद करता है। तो हमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड कौन कौन सी चीजों से आता है, जैसे कि हम दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई हाँ, ये व्यक्ति ने कुछ लाइफ में किया है तो हमको उससे सीखना चाहिए कि भाई इसने भी तो ये स्ट्रगल कर करके यहाँ पहुंचा है, तो हमको भी वो चीजें सीखनी चाहिए। ये आत्मविश्वास और आत्मसमर्पितता को बढ़ावा देता है। तो ये हमको बताता है कि कई, जैसे आजकल स्टूडेंट्स में भी देखा है, या अपन नॉर्मल भी बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, कुछ करने के लिए आत्मविश्वास नहीं रहता है, या फिर क्या करते हैं, समर्पित नहीं रहते हैं, आत्मसमर्पित नहीं रहते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में काम नहीं करते हैं। वो क्या है, वो चाहते हैं सक्सेस पर बिना डेडिकेशन के साथ में, तो ये कि पॉसिबल नहीं है। ये नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मदद भी करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो रहता है वो नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मदद करता है। फिर ये तो हुई धनात्मक बातें, मतलब कि पॉजिटिव बातें एटीट्यूड को लेकर के। अब नेगेटिव बातें की बात करते हैं, या नेगेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड की अगर बात करें तो ये जीवन के प्रति निराशावादी नजरिया रहता है कि भाई मतलब आप जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी सोच रखने लग जाते हैं। ये मुश्किलों को समस्याओं के रूप में देखते हैं। तो मतलब ये क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बोलते हैं कि अरे यार
ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब तो कुछ होना जाना ही नहीं है। तो मतलब कि जो मुश्किल चीजें रहती हैं उनको एक समस्या, टेंशन ले लेते हैं उस चीज का कि अरे ये कहाँ से आ गई। ये नकारात्मक विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि नेगेटिव चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ये दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। तो मतलब कि जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं ये खुद तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, पर ये लोग दूसरों के प्रति जो है ईर्ष्या के भाव रखते हैं। ये दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो खुद कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जो गॉड, भगवान ने क्या करा है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और वो होकर रहता है। अगर व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या पाल के भी बैठेगा तो भी वो उससे कुछ भी नहीं छीन सकता, जब तक कि भगवान ना चाहे या गॉड ना चाहे। इसलिए कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यह आत्मविश्वास की कमी को जन्म देता है। तो क्या है, अगर आप निराशावादी या नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आप क्या है, आपके अंदर के जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, मतलब कि हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं, नेगेटिव काम करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वो है धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटीज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो अब जो है जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उन व्यक्तियों में और जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं उन व्यक्तियों में, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभिव्यक्ति के गुण ये है कि ये हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है जो संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। हालांकि अभिव्यक्ति के दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि गलतफहमी, नकारात्मकता या अनचाहे परिणाम। तो अभिव्यक्ति के गुण क्या क्या होते हैं, संवाद को सक्षम बनाना। उसके बाद में हाँ, हम लोग जो है अभी एक टॉपिक इसमें बीच में रह गया है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक जो था वो मैंने जो अभी टॉपिक बताया ये अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, इसके पहले एक टॉपिक छूट गया अपना, ये है धनात्मक अभिवृत्ति के गुण एवं दोष। अभिव्यक्ति के गुण और दोष क्या होते हैं? अभिव्यक्ति के गुण और दोष जो है ये हमारे विचार और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है जो संवाद को और समझ को बढ़ावा देता है। हालांकि अभिव्यक्ति के दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि गलतफहमी, नकारात्मकता या अनचाहे परिणाम। तो ये जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अभिवृत्ति के गुण और दोष क्या होते हैं, मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं एटीट्यूड के। तो दो एडवांटेज भी बताना है और डिसएडवांटेज भी बताना है, काय का, आपके एटीट्यूड का या अभिवृत्ति का। तो ये क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या काम करता है, हमारा एटीट्यूड जो है वो ये काम करता है कि वो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का काम करता है, कि हम क्या चीज के बारे में क्या सोचते हैं ये हमारा एटीट्यूड बताता है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे एटीट्यूड में कुछ दोष भी हो सकते हैं। दोष कैसे हो सकते हैं कि हम कई बार गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं, या हम गलतफहमी पाल के दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर उसकी वजह से जो है हमारा एटीट्यूड उस बात को लेकर के नेगेटिव हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारा एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम सामने वाले की बातों को भी सुने और समझे कि क्या वो सही है या गलत है। कई बार बिना सुने या गलतफहमियों की वजह से जो है हम क्या करते हैं कि हम जो है अच्छे रिश्ते तोड़ देते हैं। तो अभिव्यक्ति के गुण कौन से होने चाहिए? तो जो अभिव्यक्ति के गुण यही होना चाहिए, मतलब कि जो अगर अपन बोले कि आपका जो
एटीट्यूड है उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। एक तो होता है संवाद को सक्षम बनाता है। अभिव्यक्ति हमें दूसरों के साथ अपने विचार और भावनाओं को साझा करने की अनुमति देता है, जिससे संवाद और समझ बढ़ती है। तो मतलब कि आपका जो एटीट्यूड रहता है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो उससे क्या 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 होगा कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप जो है अपनी बात को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप अपना संवाद नहीं कर पाएंगे। समझ का निर्माण करना, मतलब कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप जो है आपसी समझ अच्छे से बना पाएंगे, और नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप सामने वाले को गलत ही समझेंगे, आप किसी के साथ में अच्छा जो है समझ बना ही नहीं पाएंगे। उसके बाद में सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाता है। अभिव्यक्ति हमें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोण के बारे में जानने में मदद करता है, जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ावा होता है। मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। अभिव्यक्ति मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरे से जुड़ने में की अनुमति देता है। तो मतलब कि ये मानव का जो स्वभाव रहता है वो उसके एटीट्यूड पे डिपेंड, मतलब कि जो आपका स्वभाव है वही आपका एटीट्यूड है। अगर आपका स्वभाव अच्छा या आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो आप लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगे। तो अभी मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, आपको अभिवृत्ति के गुण बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको अभिवृत्ति के जो है दोष भी बताऊंगा। तो अभिवृत्ति के जो गुण क्या क्या होते हैं, अभिवृत्ति के गुण होते हैं कि अगर अच्छा अगर आप जो है आपका एटीट्यूड है तो आप लोगों से अच्छे से संवाद कर पाएंगे। अच्छा आपका अगर एटीट्यूड है तो आप अच्छे से समझ का निर्माण कर पाएंगे दूसरे व्यक्तियों के साथ में। और अच्छा अगर आपका एटीट्यूड है तो आप जो है लोगों से अलग अलग संस्कृति को जान पाएंगे। उसके बाद में आपका मानव का जो स्वभाव है वो भी उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर आत्मचेतना और आत्मविश्वास का विकास करता है। तो मतलब कि क्या है कि आप किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा, आपके अंदर मतलब एक ये रहेगा एटीट्यूड। अगर आप ऐसा रखेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप जरूर जितनी बार भी अगर आप हारेंगे और आप उतनी बार ही प्रयास करेंगे तो लास्ट में कभी ना कभी तो आप उस पर सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद में सामाजिक और सामुदायिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देता है। मतलब कि आप जो है अभिव्यक्ति हमें अपनी राय रखने की और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने की भी अनुमति देता है, जिससे सामाजिक और सामुदायिक जिम्मेदारियों पर का विकास होता है। तो मतलब कि अगर हमारा एटीट्यूड जो है सामाजिक तौर पे अच्छा है तो हम जो है एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अब एटीट्यूड के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, दोष क्या हो सकते हैं अभिवृत्ति के। तो अभिवृत्ति के दोष की अगर बात की जाए तो अभिव्यक्ति का गलत उपयोग से गलतफहमी और विवाद हो सकता है। तो मतलब कि सबसे पहले गलतफहमी और विवाद। तो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है, अगर आपकी अभिवृत्ति ऐसी है कि आप जो है छोटी सी बात होती है और आप जो है उस पे एक्स्ट्रा एक्सप्रेशंस देते हैं या गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा है, तो आपको किसी व्यक्ति ने जो है ये बोला, आपके मान लीजिए आपका दोस्त है या आपका फैमिली में कोई है और किसी दूसरे थर्ड पर्सन ने कह दिया कि ये आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आप बिना उससे डिस्कस किए क्या करने लगेंगे, आपने उससे झगड़ा कर लिया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है आपका एटीट्यूड कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों की बात ना सुने, इसी वजह से विवाद होते हैं। आप सबकी बात सुन के ही अपने डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। फिर होता है नकारात्मकता। अभिव्यक्ति के माध्यम से हम नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं जो दूसरों को परेशान कर सकता है। ये बहुत ही सही बात है दोस्तों कि नकारात्मक एटीट्यूड अगर आप रख के बैठे हैं तो आप जो है खुद तो परेशानियों में पड़ेंगे सही, पर आप दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन अगर बात करें, कई बार क्या होता है किसी ने कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रोड पे चल रहे हैं, दो बाइक वाले चल रहे हैं, एक बाइक वाला एटीट्यूड नकारात्मक एटीट्यूड के साथ में उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है रोड पे।
तो अब क्या हुआ कि अगर वो उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा तो एक तो उसने अपने आप की जान को जोखिम में डाल दिया है, और दूसरी चीज उसने क्या कर दी कि उसने दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल दिया। अगर किसी को दूसरे को ठोक दिया तो उसकी बिना गलती के ही उसको चोट लग जाएगी। तो नकारात्मक एटीट्यूड आप अगर रख के बैठे हैं तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। तो अभी अपन क्या बात करें, अभिव्यक्ति के दोष। उसके बाद में अशिष्टता और आक्रामक व्यवहार। अभिव्यक्ति का गलत उपयोग अशिष्टता और आक्रामक व्यवहार का कारण बन सकता है। तो अगर आप जो है आप एक्स्ट्रा एटीट्यूड में बैठे हैं और आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और आप अशिष्ट व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं, आपको हमेशा दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि जो है सामने आप वही व्यवहार क्या आप खुद सहन कर सकते हैं। हमेशा दूसरों के साथ में ये व्यवहार करना चाहिए कि अगर हम जिस तरह से बदतमीजी से किसी दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं तो क्या अगर सामने वाला हमसे वही बदतमीजी करे तो क्या हम उसको सहन कर सकते हैं या हमको कैसा फील होता है, वही सोच करके हमको दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। आक्रामक व्यवहार। कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, दूसरों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, बिना बात के झगड़ा करते हैं, बिना बात के चिल्ला चोट करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मान लो कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है, कोई बहुत चिड़चिड़ करता है किसी के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो खुद भी बीमारियों को बुला रहा है, हाइपरटेंशन को बुला रहा है, और वो दूसरों के साथ भी जो है गलत व्यवहार कर रहा है। नकारात्मक प्रभाव। कुछ अभिव्यक्तियां दूसरों के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे कि उन्हें अपमानित करना या डराना। तो मतलब कि नेगेटिव एटीट्यूड में एक नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि आप जो है अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप दूसरों को जो है बेइज्जत भी कर सकते हैं और उनको डरा भी सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। किसी को भी बेइज्जत करना, किसी को भी डराना, ये एटीट्यूड व्यक्ति में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का ही सबसे पहला अर्थ ये होता है कि आप शिक्षित हैं, आप मानव हैं, और मानव को मानवता कभी नहीं खोना चाहिए। उसको शिष्टाचार से ही दूसरों से बात करना चाहिए, दूसरों से मिलना चाहिए, क्योंकि अशिष्ट व्यवहार जो रहता है व्यक्ति कुछ समय के लिए। अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप जो है जिस एज के फेज से गुजर रहे हैं, तो इस एज के फेज में क्या होता है कि ना तो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा मैच्योर होता है, ना ही व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बच्चे जैसा रहता है। तो मतलब कि वो बीच का जो फेस है, इसमें आप ना तो कुछ सही डिसीजन ले पाते हैं, ना कहीं गलत, और कई बार क्या होता है गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उसका पछतावा होता है। इसलिए आपको ये चीजें आपके सिलेबस में दी गई हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड जो रहेगा, अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेजेस की बात करें, दोष जो है एक और अभिवृत्ति का, वो ये होगा कि गलत जानकारी का प्रसार भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं। अभिव्यक्ति के लिए भाषा और संस्कृति भी बाधा हो सकती है, जो संवाद को मुश्किल बना सकती है। कई बार क्या होता है कि जो एटीट्यूड है उसके लिए भाषा और संस्कृति भी जो है बाधक हो सकती है, क्योंकि उसको वहाँ की जो है संस्कृति का नहीं पता होता और ना भाषा का पता होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अभी जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक क्या था कि एटीट्यूड के गुण और दोष। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि अभिवृत्ति मतलब कि एटीट्यूड का पॉजिटिव क्या होता है। अगर आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो आप कितना गलत आप उस चीज को लेकर के जा सकते हैं, यही आपको इस आंसर में लिखना है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अभिव्यक्ति एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने की अनुमति देता है। हालांकि हमें अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और समझ के साथ करना चाहिए, ताकि गलतफहमी, विवाद और अन्य नकारात्मक परिणामों से हम बचा जा सके।
तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका आता है वो है धनात्मक एवं निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच में अंतर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटीज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो अब हमको डिफरेंस बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो पर्सनैलिटीज जो रहती है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो एटीट्यूड लोग रखते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। तो धनात्मक जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे धनात्मक और निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच में अंतर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं धनात्मक वाले जो है, जो धनात्मक पर्सनैलिटी वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, जो धनात्मक एटीट्यूड रखते हैं उनके बारे में। तो धनात्मक एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि निषेधात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति उससे दूर भागना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि धनात्मक और निषेधात्मक मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या अंतर है, कि एक व्यक्ति तो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के बैठा है, मतलब कि धनात्मक अभिवृत्ति रख के बैठा है, और एक व्यक्ति क्या है नेगेटिव सोच रख के बैठा है, मतलब कि नेगेटिव पर्सनैलिटी, मतलब कि नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव निषेधात्मक अभिवृत्ति रख के बैठा है। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जो व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो व्यक्ति रहेगा वो किसी भी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होता है और उसे प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि वो लक्ष्य बनाता है और वो चाहता है कि मतलब लाइफ में कुछ करे। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या करेगा, वो व्यक्ति से दूर भागेगा और जो है प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा। धनात्मक अभिवृत्ति वाले लोग ज्यादा खुश और स्वस्थ होते हैं, जबकि नेगेटिव सोच के कारण लोग पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो धनात्मक एटीट्यूड और धनात्मक एटीट्यूड और आपका जो निषेधात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मैं बार बार अभिवृत्ति नहीं बोलूंगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं जब एटीट्यूड बोल रहा हूँ तो मैं अभिवृत्ति की बात कर रहा हूँ। और आपको ये याद रखना चाहिए कि पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, और एक होता है जो आपका निषेधात्मक मतलब कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति तो क्या करेगा, जब पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या करेगा, लोगों से जुड़ना चाहेगा, कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहेगा। जबकि नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या करेगा कि वो लोगों से जुड़ना भी नहीं चाहेगा, ना कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहेगा। धनात्मक व्यक्ति जो रहते हैं वो किसी भी वस्तु या विचार के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके अंदर उत्साह होता है। तो अब मैं आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको धनात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति के बारे में, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा लाइफ में, वो नई नई चीजों के बारे में या नए विचार या नई वस्तु के लिए आकर्षित होगा, उसके अंदर उत्साह रहेगा, उत्साहित रहेगा, सफलता के प्रति आशावादी होगा कि कभी ना कभी तो मैं सफल होऊंगा अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। प्रयत्न, कठिनाइयों को स्वीकार करेगा और उनसे पार पाने के तरीके खोजेगा, मतलब कि अगर कठिनाई आएगी तो उससे हारेगा नहीं, वो उससे लड़ेगा और आगे उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य, खुश और स्वस्थ रहेगा। आत्मविश्वास, खुद पर और अपने काम पर विश्वास रखेगा। और सफलता के लिए दृढ़ रहते हैं और हार नहीं मानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग। तो नेगेटिव एटीट्यूड वाले जो लोग रहते हैं वो जो है नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं और समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और
आसान रास्ता पसंद करते हैं, कठिनाइयों से दूर भागते हैं। मतलब कि वो शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं कि मैं इससे प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, जबकि वो शॉर्टकट्स लाइफ में लेते हैं। हर चीज को लेके उनको शॉर्टकट चाहिए, तो वो शॉर्टकट्स उनकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। निराशा, निराश रहेंगे हर समय, हार मान लेते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं करना चाहते। स्वास्थ्य भी उनका जो है इसी कारण से जो खराब रहता है, और हर चीज में वो नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो यहीं पे समाप्त हो गई। अब अपन सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट को देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपने क्या क्या चीज के बारे में पढ़ा, आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट यूनिट में से आपसे अभिवृत्ति का अर्थ भी पूछा जा सकता है, मतलब कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो एटीट्यूड का मतलब अपन ने बात कर ही ली है कि भाई वो कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में क्या सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, किसी हर एक चीज के प्रति उसका क्या सोचना है, वो उसका एटीट्यूड होता है। तो यह आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब कि जो अभिवृत्ति रहती है उसकी क्या भूमिका रहती है व्यक्तित्व विकास में। तो अगर अच्छा जो है आपका एटीट्यूड है, तो आप लाइफ में आपकी पर्सनालिटी अपने आप ही सुधार होएगा पर्सनालिटी में। उसके बाद में तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि धनात्मक और निषेधात्मक एटीट्यूड, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा था हमने, गुण और दोष पढ़े थे अभिवृत्ति के। उसके बाद में हमने पढ़ा था धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपाय, कि भाई अपन कैसे जो है इस चीज को विकसित कर सकते हैं। और साथ में हमने पढ़ा था धनात्मक और निषेधात्मक अभिवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे अपनी खत्म हुई है, और अब हम आ जाते हैं सीधे सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट जो है वो है हमारी स्किल्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब है कौशल के बारे में, कि व्यक्तित्व विकास में कौशल का क्या महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व विकास कौशल का प्रत्यय एवं इसकी आवश्यकता, मतलब कि कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स। तो व्यक्तित्व विकास कौशल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, ये क्या होता है? वे विशिष्ट क्षमताएं, गुण और व्यवहार है जो एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन कौशलों में आत्म जागरूकता, संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, समस्या समाधान और समय प्रबंधन शामिल है। ये कौशल व्यक्ति को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें व्यावसायिक सफलता के लिए भी तैयार करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे ये बताया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, व्यक्तित्व विकास कौशल क्या है, मतलब क्या स्किल्स हैं अपने व्यक्तित्व विकास के। तो ये बेसिक स्पेशल क्षमताएं होती है, या गुण होता है, या व्यवहार होता है, जो एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मतलब कि आपके अंदर पर्सनैलिटी स्किल होना चाहिए। तो वो स्किल कौन कौन से होते हैं? जो कि आपके गुण और व्यवहार जो रहते हैं, वो आपके अंदर का जो आपके गुण है और जो आपका व्यवहार है, वही जो है आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन जानना चाहें तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें जो है आत्म जागरूक होना चाहिए, अपनी ताकत और कमजोरियों और भावनाओं और मूल्यों को भी समझना चाहिए। तो स्किल, अगर मान लीजिए कि अपने को अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है, बहुत अच्छी बढ़ाना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तित्व विकास कौशल की कौन कौन से जो है स्किल्स होती है, मतलब कि व्यक्तित्व के विकास की कौन कौन सी जो है कौशल होते हैं, तो आपको बताना है कि वे विशिष्ट क्षमताएं होती है, जो गुण और व्यवहार है, जो एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, कौन कौन से ऐसे कौशल हैं जिसकी वजह से आप जो है आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि आप स्किल बताइए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के,
तो वो स्किल मैं आपको अलग अलग बताता हूँ, आपको याद रखना है। पहला है आत्म जागरूकता। तो आपको जो है अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, आपकी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, आपकी भावनाओं और मूल्यों को भी समझना चाहिए, आपके मूल्यों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो हो गया आपका आत्म जागरूकता। दूसरा होता है संचार कौशल। तो मतलब ये स्किल बता रहा हूँ आपको कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे एनहेंस हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है, उसके अलग अलग स्किल बता रहा हूँ, उसके अलग अलग कौशल बता रहा हूँ आपको। तो पहला तो हो गया आपका आत्म जागरूकता, कि आपको आत्म जागरूक होना चाहिए, आपकी ताकत को समझना चाहिए, आपकी कमजोरियों को समझना चाहिए, और साथ में आपके मूल्यों को, आपके आदर्शों को आपको समझना चाहिए कि आपके आदर्श ये है। आपके आदर्श गलत का साथ देने को नहीं है, नहीं कहते, आपके आदर्श हमेशा सही चीजों पे चलने, सही रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर संचार कौशल, तो आपको किसी व्यक्ति से एक अच्छे तरीके से आपका संचार करना चाहिए, आपकी बात रखनी चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए, और दूसरों के साथ में सुनने, उनकी भी सुने और फिर अपनी भी सुनाएं, और ऐसे करके संवाद करें। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब कि अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, और दूसरों की भावनाओं को पहचानना। अपनी भावनाओं को भी समझना और दूसरों की भावनाओं को भी, अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, मतलब कि अगर उसमें मैनेज करना अपनी भावनाओं को, कि अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पहले उसको सोचना, और फिर दूसरों की भावनाओं को भी पहचानना कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति सही है कि गलत है, वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमने मन में सोच लिया कि हम बिल्कुल सही है तो सही है, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में नेतृत्व कौशल, दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता, मतलब कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरों का भी मार्गदर्शन करें और खुद का भी करें। समस्या समाधान, चुनौतियों का विश्लेषण करना और प्रभावी समाधान खोजना, मतलब कि समस्याओं का भी समाधान खोजने की कोशिश करना। समय प्रबंधन, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना। आत्मविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना हर चीज को लेकर के। उसके बाद में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव नेचर रखना, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। और लचीलापन, मतलब कि बदलाव को स्वीकार करना और कठिनाइयों का सामना करना। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई ठोस एक पत्थर रख लिया कि भाई यही सोच है अपनी। अगर दूसरों से कुछ अच्छी सोच अपने को मिलती है, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज मिलती है, तो उसको जरूर हमको रखना चाहिए, मतलब कि लचीलापन अपने सोच में रखना चाहिए। तो ये सब स्किल होते हैं काय के, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला होता है सामंजस्य विकास कौशल। तो अभी हम बात कर रहे हैं सामंजस्य विकास कौशल की, मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रैपोर्ट डेवलपमेंट स्किल। तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है पारस्परिक कौशल, रैपोर्ट डेवलपमेंट स्किल। इसको एक और नाम से किया जाना जाता है, इसको जाना जाता है सामंजस्य विकास कौशल। सामंजस्य विकास कौशल अगर आपको आता है, या इंग्लिश में लिखा आता है रैपोर्ट डेवलपमेंट या पारस्परिक कौशल की बात करें, तो ये एक व्यक्ति को दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करता है, जिससे प्रभावी संचार, विश्वास और सहयोग की स्थापना होती है। तो पारस्परिक कौशल, या फिर आपसे पूछा जाता है पारस्परिक कौशल क्या होता है, या आपसे पूछा जाता है रैपोर्ट डेवलपमेंट स्किल क्या होता है, या आपसे पूछा जाए कि सामंजस्य विकास कौशल। तो सामंजस्य या पारस्परिक कौशल, तो सामंजस्य मतलब कि दो लोगों के बीच में सामंजस्य कैसे बनता है, जब वो व्यक्ति दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाता है और बनाए रखने में मदद करता है, और जिससे प्रभावी संचार होता है, एक दूसरे पे विश्वास होता है और एक दूसरे का सहयोग भी वो लोग करते हैं। तो पारस्परिक कौशल क्या होता है, पारस्परिक कौशल या सामंजस्य कौशल जो है, वे योग्यताएं होती है जो लोगों को एक दूसरे से सकारात्मक और सहायक संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। इन कौशलों में क्या क्या शामिल है, इन कौशलों में शामिल है सक्रिय रूप से सुनना। अब सक्रिय रूप से सुनना मतलब क्या होता है, कि सक्रिय रूप से सुनने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है,
दूसरों की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को भी समझ रहे हैं और उनके साथ में जुड़े हुए हैं। फिर बात आती है संचार, संचार की बात आती है तो संचार कैसा रहता है, संचार जो है स्पष्ट होता है और प्रभावी ढंग से, मतलब अपन दूसरों के साथ में बात करते हैं और उनकी बातों को भी सुनते हैं। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता मतलब कि अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझना। विश्वास, दूसरों के प्रति जो है विश्वास और निष्ठा भी दिखाना पड़ता है। सहयोग, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और लक्ष्य को प्राप्त करना भी जो है व्यक्तित्व विकास में पारस्परिक कौशल का एक पॉइंट होता है। तो मतलब कि पारस्परिक या कौशल, या फिर हम कहें इसको सामंजस्य विकास। तो भाई दूसरों के साथ सामंजस्य कब बनेगा, दूसरों के साथ सामंजस्य जब ही बनेगा जब हम उनको ठीक से सुनेंगे, उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, उनके साथ बात करेंगे, संचार करेंगे। उन आत्म जागरूकता मतलब कि अपनी भावनाओं और विचारों को भी जो है समझेंगे और उनके भी विचारों को समझेंगे। विश्वास, एक दूसरे पे विश्वास या निष्ठा दिखाएंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अब इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व ये होता है कि पारस्परिक कौशल व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे लोगों को अपने सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में सुधार करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने को जो है सामंजस्य विकास कौशल का अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्किल्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। तो मतलब कि आपका जो है अगला जो टॉपिक है वो है आपका सफल साक्षात्कार के लिए व्यक्तित्व विकास से जुड़े कौशल महत्वपूर्ण है। मतलब कि सफल साक्षात्कार के लिए बात कर रहे हैं अपन कि सफल साक्षात्कार क्या होता है। इसमें संवाद कौशल, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रश्न पूछने की क्षमता शामिल है। तो मतलब कि अगर हम बात करें किसी सक्सेसफुल इंटरव्यू की बात करें तो उसमें जो है अगर अपन मान लीजिए कि इन कौशलों को विकसित करके आप साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो साक्षात्कार में क्या होता है कि जब आप किसी के इंटरव्यू में बैठे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो संवाद कौशल कि आपके अंदर सुनने का कौशल होना चाहिए। तो इसके अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ मैं, व्यक्तित्व विकास को कैसे दर्शाता है साक्षात्कार कौशल। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है साक्षात्कार कौशल या फिर आपसे पूछा जाता है कि सक्सेसफुल इंटरव्यू स्किल क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है कि पहला तो ये होता है इसमें कि संवाद कौशल। तो मतलब कि आपको अच्छे से सुनने का कौशल भी होना चाहिए और आपके अंदर स्पष्ट और प्रभावी ढंग से बोलने का कौशल भी होना चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके की होना चाहिए कि आप जो है सकारात्मक और आत्मविश्वास पूर्ण जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी होना चाहिए साक्षात्कार कौशल में कि भाई आप जो है अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, कि अपनी शिक्षा पे, अपने अनुभव पे, अपने कौशल पर भी विश्वास रखें कि आप जो कुछ कहने वाले हैं तो हो सकता आप अच्छा ही जो है उसमें प्रदर्शन कर पाएंगे। आप अपने आप की आत्म जागरूकता रखें, मतलब अपनी ताकत और कमजोरियों को भी समझें और अपने पेशेवर और आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से बात करें और पेश करें। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, तो मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें आपका, आप समस्या के समाधान के ऊपर चर्चा करें और जिज्ञासु बने कि मतलब कि आप जिज्ञासा आपकी दिखनी चाहिए कि हाँ आप किसी चीज को लेकर के आगे क्या करेंगे। प्रश्न पूछने की क्षमता, तो आप जो है समझें और स्पष्ट करें। जब साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझना, मतलब कि अगर आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है उसका स्पष्ट और प्रभावी ढंग से आपको आंसर देना चाहिए। उसके बाद में आत्म प्रस्तुति, तो अपनी कहानी बताएं, अपनी शिक्षा अनुभव के बारे में बताएं, अपने कौशल के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। तो मतलब कि आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि संवाद कौशल, मतलब कि आप अच्छे से जो है अपना संवाद कर सके, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और
प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई साक्षात्कार द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझे और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांगे। मान लो कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपने सोचा कि मैं सीधा बिना समझे ही आप कुछ भी गलत सलत आंसर दे रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि आप एक बार उनसे ये पूछ लें कि मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया, कृपया आपका सवाल जो है मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करें। उसके बाद में आत्म प्रस्तुति, तो आप जो है अपनी अच्छे से प्रस्तुति मतलब कि आप अपनी बातों को, अपनी शिक्षा और अनुभव को और कौशलों के बारे में अच्छे से सामने वाले को बताएं। तो ये चीज है। उसके बाद में फिर आगे अगला टॉपिक है आपका अब हम पढ़ते हैं आगे। आपका जो अगला टॉपिक है उस पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो है आपका सोशल मीडिया प्रबंधन के बारे में, कि सोशल मीडिया प्रबंधन के कौशल एवं व्यक्तित्व उन्नयन कौशल क्या होता है। तो आपको दो चीज के बारे में बताना है कि एक तो व्यक्तित्व उन्नयन कौशल क्या होता है और सोशल मीडिया कौशल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सोशल मीडिया प्रबंधन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रांड की ऑनलाइन उपस्थिति को रणनीतिक रूप से बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। इनमें सामग्री निर्माण, रणनीति विकास, दर्शकों से जुड़ना और प्रदर्शन की निगरानी शामिल होती है। तो अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के बारे में बात करें कि सोशल स्किल ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो मतलब कि आपके अंदर कौन सोशल मीडिया जो है उससे रिलेटेड कैसे आप अपने अंदर कौशल डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि सामग्री निर्माण, आकर्षक और प्रासंगिक सामग्री बनाना जो दर्शकों को आकर्षित करे। मतलब कि आप ऐसी चीज बनाएं सोशल मीडिया में, कुछ ऐसा काम करें कि जो आपके दर्शक हैं, अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे जो है लोग आकर्षित हों। फिर सोशल मीडिया रणनीति मतलब कि विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए रणनीति विकसित करें, जैसे कि आपके जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उसके बाद में दर्शक सहभागिता कि टिप्पणियों, संदेशों और लेखों की निगरानी करना और दर्शकों के साथ में सक्रिय रूप से जुड़े रहना। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए। एक तो होता है सामग्री कौशल कि आप जो भी चीजें बनाएं उससे जो है लोग अच्छे से जुड़ सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। फिर आपके अंदर अच्छी से रणनीति बनानी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपको किस तरीके से जुड़ना है। दर्शक सहभागिता मतलब कि दर्शक जो है वो कुछ अपना कमेंट या अपना कुछ जो है किसी चीज को लेकर के टिप्पणी देते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। विश्लेषणात्मक कौशल मतलब कि डेटा का विश्लेषण करना चाहिए, प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहिए और रणनीतियों में सुधार करना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन मतलब कि छवियों, वीडियो और अन्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग करके सामग्री को और अधिक आकर्षक भी आपको बनाना चाहिए। फिर बात करते हैं लेखन कौशल, तो मतलब कि आपके अंदर जो है बहुत ही आकर्षक और सम्मोहक कॉपी लिखना इसमें शामिल है। ग्राहक सेवा, पूछताछ का तुरंत जवाब देना चाहिए, चिंताओं को दूर करना चाहिए। समुदाय प्रबंधन मतलब कि समुदाय की भावनाओं को बढ़ावा देना और अनुयायियों का के साथ प्रामाणिक संबंध बनाना। ये इसके सोशल मीडिया प्रबंधन के बारे में है। उसके बाद में आते हैं अपन अगले टॉपिक में, वो है आपका व्यक्तित्व विकास कौशल की बात करते हैं, पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट स्किल की बात करते हैं। तो वे विशिष्ट योग्यताएं, गुण और व्यवहार जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए विकसित करता है, जैसे कि आत्म जागरूकता, संचार, भावनात्मकता, अनुकूलनशीलता, दृढ़ता और समय प्रबंधन, नेतृत्व, समस्या समाधान, निर्णय लेना, टीम वर्क आदि जैसे पहलू इस पर केंद्रित होते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपके सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो आपने सेकंड यूनिट में किसके बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा है स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास के बारे में आपने इसमें पढ़ा। उसके बाद में जो तीसरी जो यूनिट आती है वो है आपकी व्यक्तित्व मूल्यांकन के बारे में, मतलब कि पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक आपका यही है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बताना है।
तो ये किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुण, व्यवहारों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और मूल्यांकन करना होता है। ये मूल्यांकन व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने, उसकी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने और भविष्य की योजनाओं और विकास के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। तो क्या होता है कि किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को बता मूल्यांकन करना। तो भाई मूल्यांकन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन मतलब कि किसी का जो है देखा जाए तो मतलब कि मूल्यांकन करना मतलब कि जैसे आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है वो मूल्यांकन करता है आपकी कॉपियों का। तो उसी तरीके से व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे होता है, आपकी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन कैसे होता है? ये होता है आपके कैसे गुण हैं, ये होता है आपका दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार है, ये आपके मानसिक प्रक्रियाओं कि आप मतलब कैसे मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये सब जो है मूल्यांकन होते हैं आपके व्यक्तित्व को लेकर के। तो व्यक्तिगत विकास, व्यवहार का और दृष्टिकोण, नौकरी और करियर, परामर्श और उपचार, ये अलग अलग चीजें जो है इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वो है व्यक्तिगत मूल्यांकन में व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां। अब व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियां क्या होती है? अवलोकन विधि व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक ऐसी विधि होती है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को सीधे देखकर और रिकॉर्ड करके उसके व्यक्तित्व का आकलन करती है। इस विधि में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में देखा जाता है और उसके व्यवहार को ध्यान से नोट किया जाता है। तो क्या हुआ, अपन बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियों के बारे में कि भाई कौन कौन सी विधि के द्वारा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले तो उसके व्यवहार को देखते हैं कि भाई इसका व्यवहार जो है दूसरों के प्रति कैसा है, ये जो है कैसे जो दूसरों के प्रति इसके क्या हाव भाव है, ये क्या जानता है, ये किस चीज को लेकर के इसका रवैया कैसा है। तो वो आपके पूरे एटीट्यूड को बता देता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बता देता है कि आपका बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपकी सोच सकारात्मक है, आपकी सोच नकारात्मक है। ये सब जो है मूल्यांकन करता जो है आपके व्यक्तित्व का इन्हीं सब विधियों के द्वारा मूल्यांकन करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रेक्षण विधि, इंटरव्यू मेथड। तो मतलब कि व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो विधि है एक प्रकार की, जिसको कहते हैं साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साक्षात्कार विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए साक्षात्कार और साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता के बीच की बातचीत है। मतलब कि क्या हुआ कि कोई इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो इंटरव्यू लेकर के वो व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी को जज कर सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और वो काम की है कि बिना काम की है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मतलब कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की बात करें अगर हम, तो व्यक्तित्व इन्वेंटरी और प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये दोनों क्या है, दोनों ही व्यक्तित्व मूल्यांकन के तरीके हैं लेकिन वे अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। व्यक्तित्व इन्वेंटरी में क्या है, लोग संरचित प्रश्नों के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि प्रोजेक्टिव टेस्ट में लोग अस्पष्ट छवियां या उत्तेजनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक कह रहा है कि आप जो है दो तरीके के आपको टेस्ट देने हैं। कौन कौन से टेस्ट देने हैं? एक है आपका व्यक्तित्व इन्वेंटरी, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरी या
व्यक्तित्व इन्वेंटरी और प्रोजेक्टिव इन्वेंटरी में क्या अंतर है? तो आपको कहना है कि जो व्यक्तित्व इन्वेंटरी है यह एक प्रकार की व्यक्तित्व मूल्यांकन है जो व्यक्ति से संरचित प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। मतलब कि एक जो है कोई व्यक्ति आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दे रहे हैं। प्रश्नों का प्रारूप आमतौर पे मानकीकृत होता है और व्यक्ति को एक निश्चित विकल्प मिलता है, जैसे कि सत्य, असत्य, हाँ या ना चुनने का। उदाहरण के लिए जो है मनोवैज्ञानिक इन्वेंटरी का उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे कि चिंता, अवसाद, अवचेतना, विचारों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। अब प्रोजेक्टिव कैसा होता है? ये एक प्रकार का व्यक्तित्व मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति अस्पष्ट और अस्पष्ट उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण और अचेतना विचारों, इच्छाओं और संघर्ष को प्रकट करता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो है उसको जैसे कि प्रोजेक्ट किया जाता है, कोई सी चीज जो है उसके सामने रखी जाती है और वो उसके प्रति जो है कैसा व्यवहार कर रहा है, ये होती है प्रोजेक्टिव। और एक होती है आपकी जो पर्सनल या व्यक्तित्व अनुसूचियां। मतलब कि जो है अगर आपसे एक सूची तैयार करी है और उससे आपके बारे में पूछा है क्वेश्चन, एक सूची के अनुसार ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है आपसे एक बंधे हुए क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक होता है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। मतलब कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि वो आपसे आपको अलग अलग परिस्थिति में व्यक्ति को डालेगा और उसमें आपको डालेगा और फिर मैंने ये चेक करेगा कि आपका इस परिस्थिति में आपका बिहेवियर कैसा है और किस परिस्थिति को आप कैसे संभाल पा रहे हैं। तो वो होती है प्रोजेक्टिव टेस्ट और उससे निकल के आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो दोस्तों आपका जो तीनों यूनिट है, पहली यूनिट जो थी वो आपकी एटीट्यूड के ऊपर थी, दूसरी आपकी स्किल के ऊपर थी और तीसरी जो है आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के ऊपर थी। तो आप इस वीडियो को बार बार और 2-4 बार अगर आप अच्छे से सुनते हैं, बिना स्किप किए सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में। और आप जो है किस टॉपिक पे और अच्छे वीडियोस चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी जो है चैनल को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें। और ये लास्ट मोमेंट की तैयारी के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि जैसे कि जिनकी एग्जाम 1-2 दिन के अंदर या कल ही होने वाली है, तो वो कम से कम कुछ जो है इसमें इतना तो ज्ञान प्राप्त कर ले कि वो अच्छे मार्क्स ला सके। अलग अलग टॉपिक के लिए जब डिटेल वीडियो बनेगा तब जो है आप जो पूरे साल भर जो पढ़ा जाता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब कर करके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये शॉर्ट कर करके बताए गए हैं कि आप अच्छे से तैयारी, मतलब कि शॉर्ट टाइम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ऐसी तैयारी कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद और एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जल्दी मिलेंगे। चैनल को जरूर सबको सब्सक्राइब कराएं, आप भी करें और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।